हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पढ़ाई तबीयत सब दोनों ही बढ़िया चल रही है। तो मेरा हो गया एग्ज़ाम ख़त्म, इसलिए हो रही है आज वीडियो शूट। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन उसको पेशेंटली ध्यान से सुनो, ठीक है? काम आने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। आज का वीडियो जो होने वाला है इट इज़ दैट रोड मैप टू नीट 26, ठीक है? नीट 25 ख़त्म, नीट 26 आने वाला है। तो जस्ट 7 मंथ्स बाकी है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन आता है कि विल आई बी एबल टू डू इट इन जस्ट 7 मंथ्स। ये वीडियो होने वाली है ये वीडियो को बना रही हूँ यही सोच के कि कोई आज से ही शायद पढ़ाई स्टार्ट कर रही है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये 7 महीने में पढ़ाई हो सकती है नीट के लिए? तो आंसर इज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों ऐसा डुअल आंसर? क्यों डुअल आंसर? बिकॉज इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन यू कि तुम कैसे इस 7 महीने को यूटिलाइज करोगे। यूटिलाइज करने के लिए तो 5 महीने भी इनफ होते हैं, और अगर नहीं करने हो तो 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने भी वेस्ट हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सवाल हैं, 3 सवाल हैं जो तुमको खुद से करने हैं। अगर आंसर इसका सही सही आता है तो ही वीडियो को आगे बढ़ाना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन इज, डू आई रियली 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 वॉन्ट टू क्रैक द एग्जाम? अगर चाह है तो ही होगा। अगर तुमने सिर्फ सोच लिया कि हाँ मैं करूँगी या फिर करूँगा, या फिर कोई दूसरा बोल रहा है तुम्हें करना है, तो उससे नहीं होगा। सिर्फ तो वो खुद से अंदर से वो सील होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, क्रैक करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, विल आई रियली डेडिकेट माई सेल्फ कम्प्लीटली? डेडिकेट माई सेल्फ कम्प्लीटली का मतलब यही होता है कि मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूँगा, या फिर मैं रोज़ पढ़ाई होती रहेगी मेरी। मैं कोई मुझे आज इधर जाना है, आज उधर, कल उधर जाना है, ऐसा नहीं करूँगी। अपना पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, अपना टास्क कंप्लीट करूँगी। अगर ये सब ऐसे तुम सोचते हो तो ही हो सकता है, वरना 7 महीने में पॉसिबल नहीं है। नीट का सिलेबस इज़ अ ह्यूज सिलेबस। उसको ख़त्म करने के लिए डेडिकेशन चाहिए होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, एम आई रेडी टू लिसन टू दिस वीडियो विदाउट एनी बायस? बायस का मतलब, बायस वर्ड मैंने इसलिए ऐड किया कि वीडियो देख के लग सकता है कि हम क्यों सुने आपकी बात। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखो, मैं यहाँ बैठ के ये सब वीडियो बता रही हूँ बिकॉज कुछ चीज़ें मैंने भी की थी, इसलिए मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज, वहाँ जा सकी। एंड ऑलमोस्ट मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, रिजल्ट आना बाकी है। तो मतलब कुछ तो वर्ड्स में पॉइंट होगा ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अगर तुम सुनना चाहते हो, अगर रियली इफ़ यू वांट टू हेल्प योर सेल्फ, इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि किधर जाना है, कैसे करना है, 7 महीने ही बाकी है, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो यू कैन लिसन टू दिस वीडियो, इट विल बी हेल्पफुल, आई प्रॉमिस। वीडियो होने वाला है लंबा, तो इसलिए वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए वीडियो को कुछ टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो वो एक मतलब वी विल गो पॉइंट बाई पॉइंट, ठीक है? तो पहला चीज़ इज रिक्वायरमेंट, दैट विच क्लासेज और टेस्ट सीरीज और वट एवर बैच, ऑफलाइन ऑनलाइन, वट एवर यू नीड टू हैव बेसिक रिक्वायरमेंट्स। फिर आता है कि हाउ टू स्टार्टिंग द सब्जेक्ट्स, ईच सब्जेक्ट, ठीक है? देन आता है कि सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए, बैकलॉग्स को कैसे टैकल करें, टेस्ट्स कैसे दें, टेस्ट एनालिसिस कैसे करें, रिविजन कैसे करें, एंड लास्ट में कुछ जनरल पॉइंट्स एंड मिस्टेक्स जो होते रहते हैं, ठीक? तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्लासेस कहाँ से करें? क्लासेस तुम आइदर बैच ले सकते हो, बैच कैन बी ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन बैचेस मतलब कोई इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करना, जैसे हमारा आकाश हो गया, एलिन हो गया, या फिर PW विद्यापीठ हो गया, ये सब फेमस है नीट के लिए। या फिर तुम ऑनलाइन बैच भी ले सकते हो, PW के बहुत अच्छे अच्छे बैचेस हैं जहाँ से तुम पढ़ाई कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर रिकमेंडेशन मांगते हो तो ऑफलाइन बैच जाना विल बी द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑफलाइन हम जाते हैं तो वहाँ एक क्लास का इन्वायरमेंट होता है, हम 10 बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते, टीचर सामने रहते, अगर हम कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं तो वो हमको डांट देते हैं। लेकिन ऑनलाइन घर पे पढ़ने का एक डिसएडवांटेज इज, तुमको शायद पता भी नहीं चलेगा कब तुम डेविएट हो गए, कब तुम्हारा ध्यान भटक गया। तुम्हारे घर पे अगर कोई तुमको नहीं देख रहे तो तुमको समझ भी नहीं आएगा कि मैं कब भटक गई। तो इसलिए ऑफलाइन बैच इज़ द बेस्ट। अगर नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन बैचेस भी कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी क्लासेस। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, जैसे जैसे वीडियोज़ आ रही है उसको वीडियोज़ को देखो, नोट्स बनाओ, सब करो, बी पंक्चुअल विथ योर सेल्फ। या फिर अगर तुम बैच एकदम ही नहीं ले सकते, कुछ स्टूडेंट्स की होती है कुछ मजबूरी कि हम बैच नहीं ले सकते, तो यू कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम यूट्यूब। लेकिन उसके लिए तुमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन देना पड़ेगा। मेहनत इन द सेंस, तुमको खुद को फोकस रखना पड़ेगा कि मैं यूट्यूब का लेक्चर देखते देखते कहीं इधर उधर के वीडियोज़ में नहीं चला जाऊँ। वो करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्लास करने का। तो डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट 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 फॉर एनी स्टूडेंट हु इज़ डूइंग फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब के तुम PW के जो पुराने लेक्चर्स हैं तुम वो देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू कैन इवन गो फॉर अलग सर्स, जो एकदम स्टार्टिंग के वीडियोज़ होते हैं वो भी तुम देख सकते हो फॉर क्लियर कंसेप्ट, कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए। तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर यूट्यूब वीडियोज़, बट डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट, कुछ नहीं कर सकते हो।
थर्ड थिंग इज़ क्या बुक्स होनी चाहिए तुम्हारे पास या फिर मॉड्यूल्स होने चाहिए। तुम अगर कोई बैच ले रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन बैच, तो तुमको उनके साथ मॉड्यूल्स मिलते हैं, तो वो इनफ होंगे तुम्हारे लिए। वो मॉड्यूल्स में PYQ के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन जो बच्चे शायद यूट्यूब से जो लोग कर रहे हैं, उनके पास वो मॉड्यूल्स नहीं आता, उनको अलग से खरीदना पड़ता है। एंड मॉड्यूल्स खरीदना पड़ेगा, कांट हेल्प इट। तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कहीं से, तो स्टैंडर्ड बुक से करनी है। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बस रखे। तुमको अगर कुछ और पता है तो वो भी फॉलो कर सकते हो, बट ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इसलिए रखे, ठीक है। बायो के लिए यू कैन गो फॉर MTJ फिंगर टिप्स एंड NCERT पंच। केमिस्ट्री के लिए फिंगर टिप्स है। फिजिक्स के लिए यू कैन गो फॉर DC पांडे नीट वर्जन, या फिर एररलेस फिजिक्स करके भी एक अच्छा सा बुक आता है, या फिर NCERT पंच। जो तुमको कंफर्टेबल लगे। तुम अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो कि कौन सा उन्होंने किया है, तो यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन एक बुक होना ही चाहिए, एंड ऐसा बुक होना चाहिए कि उसमें PYQs है। अगर तुम्हारे पास PYQs नहीं है तो PYQ की बुक भी अलग से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज़ अ मस्ट। तुम अगर यूट्यूब से भी लेक्चर वीडियो कर रहे हो तो भी तुमको एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज खरीदना ही पड़ेगा। यू कैन आइदर गो फॉर एलन टेस्ट सीरीज़, या फिर जो आकाश के टेस्ट सीरीज़ होते हैं, या फिर PW के जो रियल टेस्ट सीरीज़ होते हैं, कहीं से भी लो, लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ तुमको लेना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप इट, ठीक है। फिर आता है हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग सब्जेक्ट वाइज। तो फिजिक्स के लिए 5 स्टेप्स है। पहला होता है कंसेप्ट, ठीक है। जब तुम क्लास कर रहे हो, क्लास में टीचर तुमको कंसेप्ट समझाते हैं, तो तुम समझो, ठीक है। अगर समझ में ना आता है कंसेप्ट, तो उसको फिर से पूछो टीचर को, या फिर वीडियो अगर देख रहे हो तो उसको रिवाइंड करके देखो, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट को समझो। उसके साथ साथ नोट्स बनाओ। अगर सिर्फ समझ रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज द मोमेंट योर क्लास विल गेट ओवर, योर वीडियो विल गेट ओवर, वो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा अगर तुमने नोट डाउन करके नहीं रखा है। तो नोट्स बनाना इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुमको जो जो टॉपिक जिस दिन हो रहा है उसका उतना ही बंच ऑफ क्वेश्चंस कर लो उसी दिन, ठीक है। इससे क्या होगा, बैकलॉग का चांस मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है टेस्ट। टेस्ट फिजिक्स के लिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट के लिए टेस्ट तो इंपॉर्टेंट ही है। अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्वेश्चन किया, क्या मैंने पढ़ा, ठीक है। एंड लास्ट आता है NCERT। NCERT फॉर फिजिक्स इज़ द लास्ट ऑप्शन। NCERT रखा इसलिए है कि ताकि जो आजकल लास्ट 2-3 साल से जो नीट का पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन का, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इवन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसको टैकल करने के लिए NCERT पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन NCERT से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है जो ऊपर के 4 पॉइंट्स बताए। तो NCERT का ऑप्शन लास्ट रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कल को टेस्ट है, तुम आज रात को NCERT का लाइन्स पढ़ लो, ठीक है। उसमें भी क्या पढ़ना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। फिजिक्स का भी वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, ठीक है। वो जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो। फिजिक्स का हो गया। अब करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल को ट्रीट एज फिजिक्स, सेम सेम, फिजिकल फिजिक्स सेम सेम। उसको भी फिजिक्स के लिए जो जो पॉइंट्स बताए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो सेम सेम करने, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए क्या होता है, ऑर्गेनिक को पहले बेसिक ऑर्गेनिक को GOC को समझो अच्छे से, वो कर लेना। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन, जो होता है बेसिक GOC एकदम फर्स्ट 11th का चैप्टर, वो बहुत अच्छे से करने होते हैं, ठीक है। वो कर लो। उसके बाद क्या है, नेम रिएक्शंस को तुमको समझना है। GOC हो गया। फिर आता है तुम्हारा इंडिविजुअल चैप्टर्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स। इनके अंदर आता है नेम रिएक्शंस, उनको अच्छे से करना है। फिर आता है कंसेप्ट तुमने ले लिया, तो उसके साथ साथ तुमको नोट्स बनाने, ठीक है। नोट्स में क्या लिखना है, मतलब जो क्लास में हो रहा है, आइदर यू कैन राइट द कंसेप्ट, या फिर यू कैन राइट, सपोज तुम्हारे टीचर ने कोई रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझाए, तो यू कैन राइट इट इन द नोट इन अ नाइस वे, इन अ वे दैट यू रिमेंबर इन द फ्यूचर। यू कैन गो फॉर एनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर नोटिंग डाउन द मैकेनिज्म, ताकि बाद में एक स्टोरी की तरह तुमको वो समझ आए वो मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक ऐसे ही पढ़ते हैं, तुमको एवरी रिएक्शन है एक मैकेनिज्म समझने के लिए स्टोरी की तरह उसको समझना पड़ेगा एंड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर रिटेंशन के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूलने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, तो रिटेंशन के लिए क्या करते हैं, वो चार्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स एंड चार्ट्स बनाते हैं, जो क्या करते हैं, हमेशा उसको देखते रहना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एवरी डे तुम उसको सोने से पहले एक बार करके ऐसे पेज उल्टा उल्टा के देख लो, ठीक है। विजुअल मेमोरी, विजुअल लर्निंग इज़ अ वेरी पावरफुल टूल फॉर योर नीट एग्जाम। उसके बाद लास्ट में आता है NCERT। ऑर्गेनिक के लिए NCERT से क्या पढ़ना है, तुमको पढ़ने हैं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुमको करने हैं, या फिर जितने भी बॉक्सेस दिया रहा है वो तुमको करने हैं। इसका भी वीडियो बनाया है, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगी, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चंस, सेम ड्रिल, क्वेश्चंस एंड टेस्ट। फिर इनऑर्गेनिक के लिए फॉलो द क्लास, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने का चैप्टर उतना नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर्स है जो समझना पड़ता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वो समझने होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो समझने होते हैं। फिर 12th में आ जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो समझने लायक चैप्टर है। कुछ कुछ चैप्टर समझने लायक है, कुछ कुछ चैप्टर सिर्फ रट्टा मारने का है, तो इसलिए फॉलो द क्लास। जो जो चैप्टर समझने वाला है टीचर्स तुमको समझाएंगे, नोट्स देंगे अच्छे से, होगा। और जो जो रट्टा मारने वाला है वो भी तुमको क्लासेस में बता देंगे कि NCERT को ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तो फॉलो द क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें रट्टा मारने का है, लेकिन जो चीज़ें समझने का है वो समझो। फिर आता है NCERT एज मैनी टाइम्स एज यू कैन उसको पढ़ डालो, ठीक है। वो जितना भी पढ़ोगे वो कम होगा।
उसके बाद लास्ट में टेस्ट वगैरह, ठीक है। टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही सबके लिए। यहाँ मैंने एक चार्ट डाल दिया है, जो मैं बता रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स लाइक बनाना है, तो ऐसे यू कैन मेक चार्ट्स, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल रखा है, ये मेरे प्रिपरेशन टाइम में ये चार्ट्स बनाती थी, तो वही मैंने डाला है, ठीक है। इसमें क्या करना है तुमको, हर एक टॉपिक के लिए, जैसे यहाँ मैंने एल्केन्स का प्रिपरेशन उठाया है, तो उसके लिए जो जो रिएक्शन है उसको डिवाइड करो, रिएजेंट लिखो, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा वो रिएक्शन तुमको मिल गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से। एंड अगर कोई स्पेशल पॉइंट्स है तो तुम उसको लिखना, ठीक है। एंड स्पेशल पॉइंट्स लिखना, एंड जो फिर नेम रिएक्शन है उसका भी नाम लिख लेना, ठीक है। एंड उसको रिवाइज करते रहना, इससे तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो केमिस्ट्री हो गया खत्म। फिर आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी को ट्रीट एज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ नहीं, काफ़ी हद तक चैप्टर होते हैं जो तुमको समझना पड़ेगा, और मैक्सिमम चैप्टर समझना पड़ेगा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। बायो में तो एनसीईआरटी रटनी ही पड़ेगी, कोई उसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन समझ के रटो तो आसान होगा रिटेन करना, ठीक है। एंड कुछ कुछ चैप्टर्स होता है जो एकदम ही रट्टा मारने वाला था, समझने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। फिर नोट्स, कंसेप्ट जो भी तुम गैदर कर रहे हो वो नोट्स में उतारो। फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ फॉर रिविजन, वो एग्जाम के टाइम पे तुमको काम आएगा। फिर आता है क्वेश्चंस। बायोलॉजी, काफ़ी स्टूडेंट, बहुत कोई स्टूडेंट को लगता है कि बायोलॉजी में मैंने नोट्स लिख लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, तो अब क्वेश्चंस का क्या फ़ायदा, क्वेश्चंस तो मुझे वैसे भी आते हैं। ऐसा नहीं होता है। तुम बात को समझो, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि तुमको, सिर्फ ये नहीं होता कि तुमको वो टॉपिक आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन करने का मकसद होता है कि तुम कितने टाइम में कितना सारा क्वेश्चन एफिशिएंटली एंड करेक्टली कर रहे हो। तो वो बायोलॉजी के लिए भी लागू होता है, बिकॉज बायोलॉजी भी एक नीट में आने वाला है तुम्हारा। तो क्वेश्चन को करो, उसको उतना नेग्लेक्ट मत करो बायोलॉजी के लिए। फिर टेस्ट एज यूजुअल। यहाँ मैंने एक पीडीएफ बनाया है, ठीक है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूँगी। इसमें मैंने, ये तुम्हारा एनटीए का जो वो सिलेबस निकाले हैं उसका ही इमेज है, तो मैंने ना उसमें कलर कोडिंग करके एक बनाया है पीडीएफ, कि तुमको अगर ब्लू से टिक किया है तो उसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर रेड से है तो दोनों ही पढ़ने हैं, एनसीईआरटी प्लस नोट्स, बट नोट्स शुड बी मोर इंपॉर्टेंट दैन एनसीईआरटी कंसेप्ट्स के लिए। एंड ग्रीन में जो मार्क किया है उसमें भी दोनों ही पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी रट्टा मारने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। मैं ये डाल दूँगी टेलीग्राम पे, तो यू कैन गो एंड चेक, पीडीएफ डाल दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिलेबस कंप्लीशन के बारे में, सिलेबस कब तक खत्म करने हैं, ठीक है। अगर इफ़ यू आर अ फ्रेशर और क्लास 12 तुम्हारा भी चल रहा है, तुम्हारा बोर्ड्स है 26 जनवरी फरवरी मार्च में, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अभी तक तुमने जो किया है, ठीक है, लेकिन अब से क्या करना है, तुम्हारा अभी 12th का सिलेबस चल रहा है, तो तुम क्या करो, स्कूल के साथ ही साथ 12th का सिलेबस खत्म करो, एंड दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन दिसंबर, मैक्सिमम टिल दिसंबर, उससे ज़्यादा एक्सटेंड होगा तो नहीं होगा। अगर दिसंबर के पहले खत्म कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन दिसंबर शुड बी द डेडलाइन 12th का सिलेबस खत्म करने के लिए। यू नो द करंट सिलेबस, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट योर बैकलॉग्स, करंट सिलेबस 12th का दिसंबर तक खत्म हो जाने चाहिए। फिर क्या होगा, तुमको बोर्ड्स का प्रिपरेशन के लिए सिर्फ खुद को 1 महीना देना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर बोर्ड्स अगर वो मार्च में होते हैं तो फरवरी का महीना पूरा तुम बोर्ड्स के लिए दे दो, लेकिन जनवरी को तुम नीट का रिविजन करने के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने कि स्पेयर 1 मंथ फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड 1 मंथ फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। अगर मार्च में एग्जाम है तो फरवरी एंड मार्च तुमने बोर्ड्स को डेडिकेट किया, लेकिन जनवरी और फरवरी तुमको नीट को देना पड़ेगा, ठीक है। रिमेनिंग 2 मंथ्स वैसा ही होता है, तुमको 12th एंड 11th रिविजन करने हैं उस टाइम पे। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारा तो वो एडवांटेज है, तुम अपना पूरा टाइम नीट को दे सकते हो। तो तुम्हारा वही कि दिसंबर या फिर जनवरी, मैक्स टू मैक्स जनवरी तक सिलेबस खत्म होना चाहिए। बाय सिलेबस कंप्लीट आई मीन टू से यू शुड बी नोइंग कि हाँ भाई मेरा ये सारा चैप्टर हो गया है, क्लास में हो गया है, या फिर मैंने नोट्स बना लिया है। बैकलॉग हुआ है कि नहीं वो बात का मैटर है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट का मतलब हाँ मैंने एक एक बार करके एटलीस्ट ये चैप्टर्स कर लिया है, ठीक है। वो मैक्सिमम टिल जनवरी हो जाना चाहिए, और 2 महीने रहेंगे तुम्हारे रिविजन के लिए, दैट इज़ फरवरी एंड मार्च फॉर रिविजन, एंड अप्रैल शुड बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू योर मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक बैकलॉग्स। बैकलॉग्स समझना होगा तुमको, बैकलॉग्स होना इज़ नॉर्मल, खुद को कोसो मत कि बैकलॉग्स हो गया है। हाँ अगर तुमने टाइम वेस्ट किया है, जानबूझ के टाइम वेस्ट किया है और उसकी वजह से बैकलॉग है, तो एक गिल्ट आना नेसेसरी है, नेचुरल है। लेकिन अगर तुमने एफर्ट्स डाले हैं लेकिन फिर भी बैकलॉग हो गए हैं, तो उसको कोसो मत, खुद को कोसने की बजाय, खुद को दोष देने की बजाय उसको सुधारो, ठीक है। कैसे सुधारना है, इसको मैंने 2 फेज़ में डिवाइड किया है। एक होता है सिलेबस कंप्लीशन फेज़, ठीक है। उसमें क्या करना है, तुम्हारा जो करंट सिलेबस है चल रहा है क्लासेस में, या फिर तुम वीडियो देख रहे हो यूट्यूब से, करंट सिलेबस को ख़त्म करो, दोहराओ। पुराने को करने के चक्कर में करंट सिलेबस और भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन करंट सिलेबस को दोहराओ। बाय कंप्लीटिंग द करंट सिलेबस आई मीन नोट्स, कंसेप्ट, क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन एंड PYQs ये खत्म होने चाहिए, ठीक है। एंड हाँ, टू अवॉइड एनी फर्दर मेजर बैकलॉग्स तुमको करंट सिलेबस को दोहराना है, ठीक है। एंड जो वीकेंड्स होंगे
जो वीकेंड्स होंगे उसमें तुम कभी कभी कुछ पुराना, अगर माइनर बैकलॉग्स है, सपोज एक चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस तुम्हारा बाकी रह गया था, तो तुम वो वीकेंड्स पे ख़त्म कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बाकी जो तुम्हारा बैकलॉग्स है ना, वो सब कवर होने वाला है तुम्हारा रिविजन फेज में। एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए मैक्सिमम टिल जनवरी, उसके बाद तुम्हारा जो रिविजन फेज होगा उसमें बाकी सारे जो भी बैकलॉग्स हैं वो तुमको कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। टेस्ट, इससे भागो मत। टेस्ट से तुम जितना दूर भागोगे, तुम्हारे से तुम्हारा मेडिकल सीट उतना उससे डबल दूर भागेगा। तो टेस्ट अवॉइड नहीं कर सकते। तुम्हारा पढ़ाई हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा पढ़ाई हुआ है, या फिर कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो शेड्यूल्ड टेस्ट है उसको तुम जाके दो, उसको एस्केप मत करो। अगर तुम पढ़ाई नहीं हुआ है ये सोचकर एक टेस्ट तुम जाने दोगे तो वो आदत पड़ जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। कुछ भी प्रिपरेशन हो जाके बस दे दो। तुमको अगर मतलब एकदम वाहियात मार्क्स आए लेकिन फिर भी देने जाओ, क्योंकि वो वाहियात मार्क्स जब आएगा ना तब तुमको इधर हिट करेगा कि भाई बहुत गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से, टाइम नहीं वेस्ट करना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, इसलिए टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट कैसे होंगे, तुमने एक टेस्ट सीरीज़ खरीदा होगा जो मैंने कहा, तो उसमें पार्ट टेस्ट होते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर तुमको देने हैं, ठीक है। अगर तुमने सिर्फ लास्ट महीने के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट खरीदा है तो ठीक है, तुम्हारे पास टेस्ट पेपर्स जो भी अवेलेबल है तुम उसको दो, घर पे बैठ के ही दो, अगर सेंटर पे जाके नहीं दे सकते, लेकिन थ्रू आउट द ईयर पार्ट सिलेबस टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। एंड फुल मॉक टेस्ट शुड बी गिवन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर तुम्हारा पहले खत्म हो गया तो मार्च एंड अप्रैल, एंड अगर नहीं अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो अप्रैल का महीना पूरा मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड टेस्ट देने के बाद तुमको टेस्ट एनालिसिस करना है, ठीक है। अब टेस्ट एनालिसिस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड उसको कैसे करना है मैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, तुम टेस्ट दे के आए, ऑफलाइन दिए या फिर घर पे बैठ के दिए। पहली बात तो अगर घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो माइंडेड OMR शीट प्रिंट करवा के रखो एंड टाइमर दे के बैठो, ठीक है। एंड एक और चीज़ कर सकते हो कि वो रियल एनवायरनमेंट, टेस्ट का एनवायरनमेंट लाने के लिए क्या करो, तुम अपना घर जो रूम में बैठ के दे रहे हो उसका दरवाज़ा बंद करने का ज़रूरत नहीं है, जो जैसे काम कर रहे हैं उसको करने दो, वही शोर शराबे में तुम अपना टेस्ट देने का कोशिश करो अगर घर पे दे रहे हो तो। लाइक मेक इट फील रियल, सो दैट तुम जब असली मैदान पे उतरोगे ना तो तुम वो कंडीशन ऑलरेडी हो गया होगा, ठीक है। तो घर पे टेस्ट दे रहे हो तो प्लीज़ ब्रिंग OMR एंड टाइमर, ठीक है। मार्क करो, क्वेश्चन मार्क करो, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मार्किंग एंड स्क्रीन पे ऐसे करना, ठीक है, वो करो। एंड हाँ, फिर आता है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस के लिए तुम क्या करना है, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर होंगे, आंसर की होगा, ठीक है। तुमको उसको डिवाइड करना है कि मेरा पहले तो मार्क्स कैलकुलेट करो। मार्क्स कैलकुलेट जब कर रहे हो तो क्वेश्चंस जो गलत हुआ है वो मार्क करो, एंड जो तुम छोड़ दिए हो वो तो ऑलरेडी तुमको समझ आएगा, ठीक है। जो तुमने छोड़ दिया है पहले तुम उसको देखो कि तुमने क्यों छोड़ा है, क्या तुमको उसका फॉर्मूला नहीं पता था, उसका कंसेप्ट नहीं पता था, या फिर कुछ ज़्यादा ही टफ लगा क्वेश्चन तुमको, वो सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड दूसरा चीज़ जो गलत हुआ उसको मार्क किया रेड मार्क से, तुम वो देखो क्यों गलत हुआ तुम्हारा कोई फॉर्मूला लिखने में गलत हो गया, कैलकुलेशन में गलत हो गया, या फिर तुमने NCERT नहीं पढ़ा तो NCERT का कुछ वर्ड इधर उधर हो गया इसलिए गलत हो गया, ये सब देखो, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, यही होता है टेस्ट एनालिसिस। एंड सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होता, टेस्ट एनालिसिस भी करना है, बिकॉज तुम जो गलती कर रहे हो, अगर पहली बार तुमने जो टेस्ट में गलती की, इनकरेक्ट किया, वो तुम्हारा मिस्टेक होता है। एंड सेकेंड टाइम अगर बाई चांस वो सेम क्वेश्चन आ गया मॉक टेस्ट में, फिर से अगर तुमने गलती की तो वो मिस्टेक नहीं होगा, वो तुम्हारा ब्लंडर होगा, ठीक है, वो नहीं करना है। हम गलती इस टेस्ट हम देते हैं, मॉक टेस्ट हम देते ही हैं ताकि हमारा जो भी गलती है, खामियां हैं, वो हमको इधर पता चल जाए, वो नीट सेंटर में जाके ना पता चले, इसलिए टेस्ट दो, टेस्ट एनालिसिस करो। फिर आता है रिविजन कैसे करें। रिविजन के लिए मैंने फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। जो होता है एक मेजर बैकलॉग चैप्टर्स। बैकलॉग जब बोल रही थी तब मैंने बताया था कि फोकस ऑन द करंट, एंड जो भी बैकलॉग है वो हम रिविजन फेज पे देखेंगे, ठीक है। तो रिविजन फेज पे जो मेजर बैकलॉग है चैप्टर्स का, सपोज तुम्हारा एक चैप्टर, ठीक है, वो पूरा चैप्टर ही तुम्हारा नहीं हुआ, कभी तुमने उतना ध्यान ही नहीं दिया, क्लास तुम्हारा छूट गया था, कुछ भी हुआ था, तुम्हारा हुआ ही नहीं, एकदम ही हुआ नहीं, सपोज एक लेक्चर किया है बाकी सब पढ़ा हुआ है, तो पहले वो सारे चैप्टर्स को खत्म करो, ठीक है। उसको कैसे खत्म करने, वो सारे बैकलॉग के चैप्टर तुम फुल लेक्चर्स देख के खत्म नहीं कर सकते, उसको देखने के लिए वॉच वन शॉट लेक्चर्स, ठीक है। मुझे पूछोगे तो मैं तो PW के ही लेक्चर्स बताऊंगी जो वन शॉट्स होते हैं, जो बड़ा वाला वन शॉट होता है ना, छोटा छोटा वन शॉट, जो बड़ा वाला होता है जिसमें सारे कंसेप्ट कवर होते हैं, छोटा छोटा करके जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस होते हैं, वो वीडियो देखो। एंड नोट्स बनाओ, क्लास नोट्स, वो पढ़ने हैं, एंड क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, क्लास नोट्स के क्वेश्चन, तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन, एंड PYQ, ठीक है। मेजर बैकलॉग्स हो गया। फिर आता है तुम्हारा माइनर बैकलॉग्स। माइनर बैकलॉग्स मतलब वही कुछ कुछ चैप्टर्स जो तुम्हारा तुम समझ गए लेकिन क्वेश्चन शायद नहीं हुआ उस टाइम, हो पाया उस टाइम, तो वो सारे कर लो, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, गो थ्रू योर नोट्स एंड क्वेश्चंस। अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक आध टॉपिक उस चैप्टर से, तो तुम वीडियो जाके देखो, बट उतना ही पार्ट देखो, ठीक है। एंड क्वेश्चंस करो मॉड्यूल से एंड PYQ से, ठीक है, हो जाएगा। फिर होता है रिविजन ऑफ प्रीवियसली डन चैप्टर्स, वो कैसे करें, ठीक है।
उसके लिए क्या करना है, रिवाइज कंसेप्ट, ठीक है, प्लस सिलेक्टिव क्वेश्चंस विच यू हैव मार्क्ड अर्लियर। रिवाइज कंसेप्ट्स वो तो समझ में आ रही है, ऐसे कुछ नया नहीं है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब क्या, जब तुम पहली बार मॉड्यूल से क्वेश्चन कर रहे थे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमको डिफिकल्ट लगे होंगे या फिर कुछ अलग लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगे होंगे, तो तुमने उसको मार्क किया होगा आई सपोज। तो तुम जब डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो हर एक चैप्टर ना, तो पॉसिबल नहीं होता कि पूरा पूरा मॉड्यूल फिर से करो, वो नहीं करना होता है। तुमको क्या करना होता है, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ वही बार बार प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। या फिर एक और चीज़ कर सकते हो, एवरी डे यू कैन, तुम सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये 3 सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर उठा रहे हो, तो सिर्फ उस चैप्टर का ही क्वेश्चंस करो तुम पूरा दिन, वो भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे करने हैं तुमको रिविजन। फिर आता है कुछ जनरल पॉइंट्स एंड मिस्टेक्स, जिसमें डूज एंड डोंट्स मैंने लिखा है, ठीक है। डूज में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है आपको। हार्ड वर्क, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, सिर्फ हार्ड वर्क का मतलब यही कि तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट इफ़ यू ऐड स्मार्ट वर्क टू इट, इट विल वर्क। स्मार्ट वर्क ऐड करने का मतलब यही है, तुम पढ़ रहे हो प्लस तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, तो तुमको आइडिया हो रहा है कि तुमको पढ़ना क्या है। दिस इज़ कॉल्ड हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क, वही करना है। फिर नोट्स बनाओ, लेक्चर्स को ऐसे बस मूवी की तरह मत देखो, नोट्स बनाओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कोई लाइक तुमने वो सब्जेक्ट मास्टर नहीं किया है, बस एक बार वीडियो देख के हो जाएगा, तुमको खुद का नोट्स बनाना है ताकि बाद में समझ सको। फिर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एक्टिव रिविजन। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। एक्टिव रिविजन का मतलब होता है, जैसा मैंने ऑर्गेनिक के लिए नहीं बताया कि वो चार्ट शॉर्ट नोट जो तुम बना रहे हो उसको डेली थोड़ा थोड़ा करके देखते रहो, ठीक है, वही होता है एक्टिव रिविजन। अगर मैं बायोलॉजी के लिए समझाऊँ तुमको, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम प्लांट किंगडम पढ़े हो, ठीक है, कुछ दिन पहले प्लांट किंगडम पढ़े हो, बहुत सारे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स आए हैं। फिर कुछ दिन बाद तुम बॉटनी का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वो चैप्टर पढ़ रहे हो सपोज, उसमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिखा तुमको जो तुम्हें लगा कि अरे मैंने तो इसको पढ़ा है, ठीक है, कहाँ पढ़ा है तुमने उस नाम को, उस प्लांट के नाम को, वो तुम खोज के निकालो अपने दिमाग से। फॉर एग्जाम्पल तुमको शायद वो याद आ जाएगा, तुमने प्लांट किंगडम में पढ़े, तो तुम जाके उसको टैली करो, हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था। इससे क्या होगा, जब तुम प्लांट किंगडम में दौड़ के जाओगे ना टैली करते, तो तुम सिर्फ वो नाम नहीं देखोगे, उसके साथ साथ उसके आजू बाजू भी जो भी लिखा है ना, वो भी एक बार तुम्हारे आंखों के सामने से ऐसे स्वाइप होगा एंड वो इधर छप जाएगा। तो यही होता है एक्टिव रिविजन। एंड लास्टली टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट से मत भागो, जैसा भी है टेस्ट दे दो। टेस्ट बुरा जाएगा वो तो मैं बोलती हूँ कि वो अच्छा होता है इनिशियल फेजेस में, टेस्ट बुरा जाएगा तो अच्छा है, तुमको एटलीस्ट ये ड्राई रन में तुम्हारा गलती का तो पता चल रहा है ना। एंड अगर तुमने पढ़ाई ना करके टेस्ट दिया है तो वो तो और भी सोने पे सुहागा है, तुमको इधर इतना गिल्ट पैदा होगा ना, तुम नेक्स्ट टेस्ट एकदम मतलब अच्छे से पढ़ के दोगे, ठीक है। डोंट्स में अगर डिस्कस करें तो नो अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स प्लीज़। जो ये सब पिंटरेस्ट या फिर एआई में मार के लोग बनाते हैं कि इतने बजे उठना है, ये करना है, इतने बजे पढ़ने बैठना है, वो काम नहीं करते हैं। तुमको खुद पता है तुम कब उठते हो कब सोते हो, उस हिसाब से अपना डेली एक गोल सेट कर सकते हो कि भाई मैं कल उठूँगा मुझे इतना इतना पढ़ना है, ठीक है, उससे हो जाएगा। एंड क्वालिटी ऑफ स्टडी आवर्स शुड बी ग्रेटर दैन क्वांटिटी। तुमने अपने घर वालों को बताया मैं तो सुबह से पढ़ रही हूँ, मैंने 6 घंटा पढ़ लिया सुबह, ठीक है, ये लेकिन वो अगर घूम के एक क्वेश्चन करेंगे तो तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, क्यों, बिकॉज तुम सिर्फ बुक खोल के बैठे थे या फिर सिर्फ रीडिंग मार रहे थे, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि तुम 6 घंटे की जगह 3 घंटा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ताकि समझ के पढ़ो, याद रख के पढ़ो, ताकि कुछ क्वेश्चन वो पूछे तो तुम जवाब दे पाओ, ठीक है। एंड डो नॉट स्किप अ सिंगल टेस्ट एंड डो नॉट कम्प्रोमाइज 6 आवर्स ऑफ स्लीप प्लीज़। तुम बहुत कोई सोचते हैं कि नहीं भाई सोने से इधर भी कर जाएगा उधर भी कर जाएगा, मैं बहुत गिल्ट हो जाते हैं मैंने इतना सो लिया, नहीं करना है, वो मैंने भी गलती की थी, लेकिन फिर सुधार लिया था मैंने एग्जाम के पहले पहले। 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ अ मस्ट। तुम अगर नहीं सोगे तो तुम्हारा पिछले दिन का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, वो प्रायोरिटाइज करो। सो लास्टली वीडियो होने वाला है खत्म, तो कंक्लूजन में जल्दी जल्दी बता देती हूँ, तुमको ये अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है, मैंने एक बनाया है पिक्चर से। कंक्लूजन इज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम पे यकीन करते, ट्रस्ट करते, वो अलग बात है, लेकिन जब तुम खुद को ट्रस्ट करने लगोगे ना कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, मैं भी बन सकती हूँ कुछ, तो तब होता है मैजिक। इसके साथ अगर तुम जोड़ दोगे दैट आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट, देन होगा मैजिक। तुमको सिर्फ मेरी टीचर थी आकाश मैम, आकाश में पढ़ती थी, तो मैम ऑलवेज यूज टू से वन थिंग कि सपना वो होता है जो जाग के देखा जाए, वो सपना पूरा करने लायक होता है, जो सपना हम सो के देखते हैं वो रियल सपना नहीं होता है। तो वही तुमको बस सपना नहीं देखना है, उसके लिए काम करना है, मेहनत करना है, तो ही होगा। अगर ये दोनों हम जोड़ देंगे तो हमारा होगा सक्सेस। सक्सेस इज एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में तुमको एक अच्छा सा रैंक और सीट मिल जाए, यही होगा हमारा अल्टीमेट गोल। सो येस, दैट्स द एंटायर रोड मैप फॉर नीट 26। ये हमने बनाया ये था कि तुम शायद आज से या फिर कल से स्टार्ट करोगे पढ़ाई, तो बस वही, तुम हिम्मत मत हारो, जितना भी टाइम है जो वेस्ट कर दिया टाइम उसको मत सोचो,
तुम्हारी भी कुछ मजबूरी भी हो सकती है कि तुम नहीं पढ़ पाए या फिर टाइम वेस्ट कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन वो मत सोचो, अभी जो टाइम है बचा उसको यूटिलाइज़ करो। सिर्फ एफर्ट्स डालना ही तुम्हारे हाथ में है, तुम वही करो बस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बोला मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ये PDF भी डाल दूँगी, टेलीग्राम पे जाके देख लेना। ओके, सो थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।